वेलकम टू जिंदल कॉमर्स लर्निंग। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लस वन अकाउंटिंग से शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग का मीनिंग करने से पहले तो इस चैप्टर के अंदर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे अबाउट अकाउंटिंग टर्म्स। रीजन बिहाइंड जब आप अकाउंट शुरू करते हो कुछ उसकी बेसिक टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज होएगी तो आपके लिए अकाउंट्स करना वैसे बड़ा इजी हो जाएगा। तो अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हम अकाउंटिंग के अंदर जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो क्या होंगी कैसे यूज होंगी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट इज कैपिटल। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले कैपिटल क्या होगी। कैपिटल एक वो अमाउंट है जो इन्वेस्ट करेगा ओनर अपने बिजनेस में। जैसे एक ओनर ने प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्टमेंट की तो दैट इज नोन एज कैपिटल। सो इन सिंपल वर्ड्स कैपिटल इज द अमाउंट विच इज कॉन्ट्रीब्यूट बाय द ओनर इन हिज बिजनेस। मान लो मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट किया, सो दैट इज नोन एज कैपिटल। और आपने हमेशा जब भी अकाउंटिंग करनी शुरू करनी है स्टार्टिंग करनी है तो एक बात अपने माइंड में याद रखनी है, एक बिजनेस और एक पर्सन दोनों अलग हैं। हमने हमेशा बिजनेस की बुक्स लिखनी है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बुक्स नहीं लिखनी। तो हमेशा जो बुक्स मेंटेन होंगी अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, ना कि किसी पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल क्या होती है। कैपिटल इज अमाउंट विच इज कॉन्ट्रीब्यूट बाय द ओनर इन हिज बिजनेस, दैट इज नोन एज कैपिटल। ड्राइंग्स क्या होएगी। ड्राइंग्स क्या है। ड्राइंग्स कैपिटल हमारा हो गया। ड्राइंग्स क्या है। ड्राइंग्स एक अमाउंट है जो एक ओनर अपने बिजनेस से क्या कराएगा, विड्रॉ। क्या करेगा, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज और डोमेस्टिक यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पस। जैसे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट किया तो वो तो क्या होगी कैपिटल। पर आफ्टर सम टाइम मुझे घर के खर्चे के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो मैंने अपने बिजनेस से 5,000 रुपीज क्या कर लिए, निकलवा लिए। कितने निकलवा लिए, 5,000 रुपीज। तो वो क्या होगी, ड्राइंग्स। 1 लाख इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एंड 5,000 इज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग्स जो मैंने अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए निकलवाए हैं पैसे। नेक्स्ट है डेटर। डेटर कौन होंगे। डेटर इज अ पर्सन जिनसे हमने पैसे लेने हैं क्योंकि हमने उनको गुड्स उधार बेची हैं। सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है उधार। तो जिन पर्सन से मैंने पेमेंट लेनी है, द रीजंस बिहाइंड मैंने उनको क्या बेचा है, माल कुछ सामान बेचा है, गुड्स बेची हैं ऑन क्रेडिट, तो उनको हम क्या कहेंगे, डेटर। मान लो मेरा एक बिजनेस है, मैंने आपको कुछ सामान उधार पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, तो मैंने आपसे 10,000 रुपये लेने हैं, तो आप मेरे क्या होगे, डेटर। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है। क्रेडिटर वो पर्सन है जिनको हमने पेमेंट देनी है क्योंकि उनसे गुड्स हमने उधार बाय की हैं, खरीदी हैं। मान लो कोई ए पर्सन है तो उनसे मैंने गुड्स उधार खरीदी हैं, अभी मैंने उनको पेमेंट देनी है, तो जो ए पर्सन है वो मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर। डेटर वो होंगे जिनसे हमने पेमेंट लेनी है, क्रेडिटर वो होंगे जिनको हमने पेमेंट देनी है। क्लियर है। सो फर्स्ट पेज पे हमारा जो था मीनिंग ऑफ कैपिटल, ड्राइंग, डेटर एंड क्रेडिटर। नेक्स्ट हम चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज एसेट्स। एसेट्स क्या होंगी। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटिटी और एंटरप्राइज। जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमें कभी ना कोई इकोनॉमिक रिटर्न देके जाएगी, कोई ना कोई बेनिफिट देके जाएगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ एसेट। जैसे देयर आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज करते हैं और हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल बी एबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, जिनसे हमें आने वाले टाइम पे कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होएगा, कोई इनकम होएगी, या उनको सेल आउट करके या उनसे कोई रिकवरी होएगी, या कोई ना कोई पैसे की इनकमिंग होएगी, वो हमारी क्या होंगी, एसेट्स होएंगी। ठीक है। एसेट्स मेनली काफी तरह की होएगी बट इस टॉपिक के अंदर आज हम सिर्फ दो ही डिस्कशन करेंगे, दैट इज करंट एसेट और फिक्स एसेट। करंट एसेट कौन सी है, ये हमारी वो प्रॉपर्टी होती है जो 1 साल के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट हो जाती है,
कैश में कन्वर्ट हो जाती है। दीज आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एक होती हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन सी होती हैं? जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होती, इनकी ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा होगी। These are those assets which acquired by the business not mean for resale। इनको हम बाय करते हैं, not the purpose of resale। These are used into business। इनको हम बिजनेस में यूज करते हैं इन एसेट्स को फॉर लॉन्ग टर्म टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो इनके साथ हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स की होती कौन सी हैं। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? लाइक स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस तरह फिक्स एसेट्स हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट। इनको वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं कि करंट एसेट ये क्यों होती हैं और फिक्स एसेट ये क्यों होती हैं। सबसे पहले स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? मान लो आपका कोई बिजनेस है, किराने का काम है, ठीक है, या कपड़े का क्लोथ्स का काम है। अगर किसी पर्सन का मान लो किराने का काम है, तो उसकी शॉप पे क्या पड़ा होएगा? दाल, चीनी, पल्सेस एक्सेट्रा जो भी है। अगर कपड़े का काम है तो क्या पड़ा होएगा? आपके पास क्लोथ्स पड़े होंगे। अगर आपका शूज का काम है तो क्या पड़ा होएगा दुकान पे या शॉप पे? तो आपके पास शूज पड़े होंगे। तो जिस चीज का आपके पास काम करते हो, जो उसका स्टॉक पड़ा है, उसको हम करंट एसेट लिख के चलते हैं। क्यों? मान के चलो आपकी एक किराने की दुकान है, तो मान लो 1 साल खत्म हो गया, आपके पास कुछ पिछले साल की शुगर, चीनी बची रहेगी 10-15 किलो। क्या अगला साल जब स्टार्ट होएगा तो ये क्या शुगर आपकी सेल नहीं होएगी दुकान पे? वो तो 2-4 दिनों में सेल हो जानी है। तो वो जब सेल हो जाएगी तो वही स्टॉक आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कुछ दिनों में कन्वर्ट हो जाएगा स्टॉक सेल होके कैश में। तो ये किसका पार्ट है? करंट एसेट का। हमने अभी कहा था ना कि करंट एसेट्स कौन सी होंगी? जो एसेट्स हमारी 1 साल के अंदर-अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो स्टॉक तो बल्कि कुछ दिनों में आपका सेल होके कैश में कन्वर्ट हो जाना है, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। नेक्स्ट है डेटर। डेटर मैंने आपको मान लो उधार माल बेचा। अगर मैं आपको उधार दूँगा, तो मैं कितने टाइम का दे दूँगा? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम 1-1 साल का उधार देना शुरू कर दें, तो आपको लगता है आपकी पेमेंट रिकवरी होएगी? नहीं होएगी। आधी पेमेंट तो आपकी ऐसे ही डूब जानी है। तो डेटर को हम कितनी देर का उधार दे देंगे? मतलब किसी पर्सन को उधार कितनी देर का देंगे? 1 मंथ, 2 मंथ, 10 डेज़, 15 डेज़। उसके बाद हम ये पेमेंट क्या कर लेंगे? रिकवर कर लेंगे। तो डेटर से हमें पेमेंट 2-3 महीनों में, कुछ दिनों में आ जाती है। तो ये भी किसका पार्ट है? करंट एसेट, क्योंकि इसकी रिकवरी 1 साल से पहले हो जानी है। तो इतनी देर का हम उधार नहीं देते, साल 2 साल का हम उधार देते हैं 1-2 महीने का, उसके बाद ये हमारी रिकवरी हो जाएगी एंड these debtors will converted into cash। So this is a part of current asset because ये भी 1 साल के अंदर-अंदर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कैश में। अगला है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि सर बिल रिसीवेबल का एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है। देखो बिल रिसीवेबल क्या होगा? बिल रिसीवेबल क्या है? देखो मान लो ए ने बी को सामान बेचा, ए ने बी को गुड्स सेल की, उधार सेल की। तो ए के पास क्या गारंटी है कि ए ने बी से पेमेंट लेनी है? कल बी पीछे भी हट सकता है, भाई मैंने आपकी कोई पेमेंट नहीं देनी, ए के पास कोई प्रूफ भी नहीं है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा? उस प्रूफ को जनरेट करने के लिए एक एक बिल बनाएगा। जैसे मान लो 3 मंथ्स का बिल बना दिया, उसने वो बिल किसको दे देना है? बी को। और बी को कहेगा भाई तू इस बिल पे साइन कर और ये बिल मुझे क्या कर दे? वापस कर दे, ताकि मेरे पास एक प्रूफ हो कि मैंने तेरे से पेमेंट लेनी है। तो ए ने बिल बनाया, बी को दे दिया, बी ने उस पे एक्सेप्टेंस दी, साइन किए, वो बिल किसको वापस कर दिया? ए को। और उसकी ड्यूरेशन कितनी है? 3 मंथ्स। मतलब ए ने कितनी टाइम का उधार दिया बी को? 3 मंथ्स के लिए उधार दिया। तो जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, ए किसके पास जाएगा? ए जाएगा बी के पास। क्या कहेगा? भाई मैंने तुझे याद है कुछ गुड्स बेची थी, उस मैंने तुझे उधार दिया था 3 मंथ्स का, वो आज टाइम पीरियड पूरा हो गया। तो बी कहेगा हाँ जी मुझे सर याद है,
तो ये आपकी पेमेंट है, तो वो उसको पेमेंट पे कर देगा और बिल अपने पास रख लेगा। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो वो बिल बनाया किसने था, ए ने, तो ए क्या हो गया, ड्रॉर, और उस पे साइन किसने की, ये एक्सेप्टेंस किसने दी, प्रॉमिस किसने किया मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, बी ने, तो ये क्या हो गया, ड्रॉई। और 3 मंथ्स के बाद उस बिल के बदले में पेमेंट किसको मिलेगी, ए को, तो ए क्या हो गया, पे। ड्रॉर वो होता है जो बिल बनाता है, पेई ड्रॉई वो होता है जो उस बिल के बदले में पेमेंट देगा, और पेई वो पर्सन है जिसको ड्यू डेट पे पेमेंट मिलेगी। तो ए ने बिल बनाया, ए को ही पेमेंट मिलनी है, तो इन दिस केस ड्रॉर एंड पेई इज द सेम पर्सन, और ड्यू डेट को पेमेंट उस बिल के बदले में देनी किसने है, बी ने, तो ये क्या हो गया, ड्रॉई। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अगला है आपका, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में भी क्या होता है, आपकी पेमेंट एक दो, बस डेटर की तरह ही है। डेटर में हम कोई बिल जनरेट नहीं करते, बिल ऑफ एक्सचेंज में हम प्रूफ के तौर पे एक बिल जनरेट कर लेते हैं। तो इनसे पेमेंट भी हमें 2-3 महीनों में, मंथ्स में आ जानी है। तो ये भी किसका पार्ट है, करंट एसेट का पार्ट है। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, ये तो हमारे पास ऑलरेडी कैश है, ये तो करंट एसेट का ही पार्ट है। बैंक, जब मर्जी आप पैसे निकलवा सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, इस कैश को निकलवा लो जब मर्जी बैंक से, और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी किसका पार्ट है, करंट एसेट का पार्ट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इससे अगली स्लाइड पे हम इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होंगे, अभी यहाँ पे हम पेंडिंग छोड़ देते हैं। फिक्स एसेट्स कौन सी हैं, ये वो एसेट्स हैं जो हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इन एसेट्स को यूज करेंगे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जैसे हमने लैंड, बिल्डिंग, एक जमीन खरीदी, उस पर बिल्डिंग खड़ी की, प्लांट एंड मशीनरी लगाया, सब कुछ मशीन्स वगैरह पुट की, फर्नीचर सारा सेटअप किया, व्हीकल्स इन्वेस्टमेंट की। तो ये क्या सब आपने बेचने के लिए, सेल करने के लिए किया है या कोई बिजनेस शुरू करने के लिए की है, तो ये हमने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की है टू स्टार्ट सम न्यू सेटअप और बिजनेस। और ये एसेट्स वो होती हैं जो एक बार बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी एंड दे आर यूज्ड इनटू बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इससे हम प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को क्या करेंगे, इंक्रीज। सो दीज आर द पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होंगी, कोई भी अमाउंट जो पेबल होती है बिजनेस की तरफ से दूसरों को देने के लिए। लाइबिलिटीज मींस अमाउंट ओन्ड या पेबल बाय द बिजनेस, जो हमने पेमेंट्स करनी है वो हमारी क्या है, लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, कुछ लाइबिलिटीज होंगी इंटरनल और कुछ लाइबिलिटीज होंगी एक्सटर्नल। ठीक है, जो इंटरनल है वो जो ओनर होएगा, जो पैसा वो इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस में, और वो पैसा कभी ना कभी, हम हमेशा ये मान के चलेंगे बिजनेस और उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट है, क्या है, सेपरेट है। तो जब भी कोई बिजनेस अपने बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी होगी, इंटरनल लाइबिलिटी। कुछ लाइबिलिटीज होंगी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, कौन सी, एक्सटर्नल। जैसे हमने बैंक से लोन ले लिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्या है, जो हमने आउटसाइडर्स को पे करनी है। इंटरनल लाइबिलिटीज जो ओनर्स की होंगी, जो ओनर पैसा इन्वेस्ट करेगा वो बिजनेस को कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा, वो तो होगी इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन सी है, जो हम आउटसाइडर से पैसा लेंगे और हमने आने वाले टाइम पे उस पैसे को क्या करना है, वापस करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आगे जाके इसको और डिस्कशन करेंगे, अभी इतना बहुत है। इसमें वैसे तो लाइबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट होंगी, बट अभी हम सिर्फ दो लाइबिलिटी डिस्कशन करेंगे, करंट लाइबिलिटी और फिक्स लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज हैं जो हमने एक साल के अंदर अंदर पेमेंट पे करनी होती है। इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है, ये हमारी देनदारी है। लाइबिलिटीज आर द पेबल अमाउंट्स जो हमने पे करनी है, और ये वो लाइबिलिटीज होती है जो हमने एक साल के अंदर अंदर पे करनी है। और फिक्स लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज हैं जिनकी ड्यूरेशन एक साल से ज्यादा होगी, मतलब 12 मंथ से ज्यादा होगी। ये लाइबिलिटीज हमने एक साल के अंदर पे नहीं करनी होती, इनकी ड्यूरेशन एक साल से ज्यादा होगी।
सो इसके अंदर हम करते हैं कि करंट लायबिलिटीज और फिक्स लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। द फर्स्ट वन इज क्रेडिटर। क्रेडिटर जैसे हम किसी को उधार 1 या 2 मंथ्स का देंगे, तो उसी तरह से अगर कोई पर्सन मुझे उधार देगा, हमारे बिज़नेस को उधार या क्रेडिट देगा, तो हमें भी कितनी देर का उधार देगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ और 2 मंथ, और उसके बाद हमने ये पेमेंट पे करनी होगी। उसके बाद हमने 1 और 2 मंथ्स के बाद ये पेमेंट पे करनी है, मतलब 1 साल के अंदर-अंदर पे करनी है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। हमने अभी किया था ना, करंट लायबिलिटीज़ कौन-सी होंगी? जिनकी जो पेमेंट है हमने 1 साल के अंदर-अंदर करनी होती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज़। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कौन सी हैं? एज इट इज मैंने आपको माल बेचा, गुड्स बेची, तो मेरे पास क्या प्रूफ है मैंने आपसे पेमेंट लेनी है? तो मैंने एक बिल बनाया, आपको दे दिया। मैंने कहा भाई ये वाला बिल आप मुझे साइन करके वापस करो, ताकि मेरे पास कोई प्रूफ हो कि मैंने आपसे पेमेंट लेनी है। जैसे अभी हमने डिस्कशन किया था, उसी तरह से अगर किसी पर्सन से मैंने गुड्स बाय की हैं ऑन क्रेडिट, मतलब उधार से बाय की हैं, परचेज की हैं, तो उस पर्सन के पास क्या प्रूफ है उसने मुझसे पेमेंट लेनी है? तो उसने मुझे कहा कि सर मैं ऐसा करता हूँ, एक बिल बनाता हूँ, आप उस पे साइन कर देना और उस पे साइन करके मुझे वापस कर देना, ताकि उसके पास, बंदे के पास एक प्रूफ हो कि उसने मुझसे पेमेंट लेनी है। तो मान लो उसने 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया, मैंने उस पे साइन कर दिए। जब 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे, वो पर्सन मेरे पास बिल लेके आएगा और मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा। तो बिल्स पेबल भी किसका पार्ट है? बिल्स पेबल भी किसका पार्ट होएगा? करंट लायबिलिटीज का पार्ट होएगा। ठीक है जी। लाइक क्रेडिटर ही है, बस बिल्स पेबल में हम एक बिल जनरेट कर लेते हैं फॉर पेमेंट। क्लियर है जी। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? मान लो मैंने किसी को 25,000 का चेक कट करके दे दिया। कितने का? 25,000 का। ठीक है जी। तो 25,000 का मैंने चेक कर दिया, चेक कट करके दे दिया, मैंने किसी की पेमेंट करनी थी। पर मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है? 20,000। कितना बैलेंस है? 20,000। तो जब वो चेक बैंक में जाएगा, तो मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है? 20,000, और मैंने चेक कितने का कट कर दिया? 25,000। वो चेक तो बाउंस होगा। पर बैंक ने उस केस में मेरा चेक बाउंस नहीं किया, मेरा चेक पास कर दिया। एक तरह से मुझे कितना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी बैंक ने? 5,000। कितनी? 5,000। तो बैंक ने मेरी गुडविल को देखते हुए, मेरी रेपुटेशन को देखते हुए वो चेक बाउंस नहीं किया, पास कर दिया। एक तरह से बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट, या कई बार ये होता है कि बैंक आपको एक तरह से लोन सैंक्शन कर देता है फॉर शॉर्ट टर्म, तो वो पैसे आपको कैसे देगा? आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। भाई आप ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनी करती हैं। तो आपने वो पेमेंट पे कर दी किसी को, क्या आप ये बैंक को वापस नहीं करोगे? करनी पड़ेगी ना ये वापस। तो ये आपको बैंक की जो पेमेंट है टाइम पे वापस करनी पड़ेगी। अगर आप वापस नहीं करते, तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा वापस करना पड़ेगा। तो जो हमने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक ने हमें प्रोवाइड करवाई, जितने मेरे फंड्स अकाउंट में नहीं थे उससे ज्यादा की पेमेंट्स मैंने कर दी, तो बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी। जैसे 25,000 का मेरा चेक पास करके मेरा अकाउंट था 20,000, तो 5,000 उसने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी है। तो एक तरह से ये मेरी लायबिलिटी है जो मुझे पे करनी पड़ेगी विद द प्रिस्क्राइब्ड टाइम टू द बैंक। अगर हम उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर पे नहीं करते, तो इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है। तो ये भी हमारी कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इससे अगली स्लाइड पे हमने डिस्कशन करनी है, वहां पे देखेंगे। ठीक है। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, ये वो वाली लायबिलिटीज हैं जो हमने 1 साल के अंदर पेमेंट नहीं करनी होती। इनकी जो ड्यूरेशन है इट इज मोर देन 1 ईयर। जैसे हमने कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो गया। बिजनेस वो वाला पैसा 1 साल के अंदर अंदर ओनर को वापस नहीं करेगा, इसकी ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म की होगी। हमने बैंक से 5 इयर्स का लोन ले लिया, तो वो लोन हमने 5 इयर्स में पे करना है या विद इन 1 ईयर पे करना है? विद इन 5 इयर्स। तो जो बैंक से लोन उठाओगे 5-10 सालों के लिए, उसकी ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर होएगी। तो ये भी किसका पार्ट है? फिक्स्ड लायबिलिटीज। डिबेंचर भी हम मार्केट में इशू करते हैं, बट अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। आगे जाके पूरे चैप्टर्स आएंगे, उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड लायबिलिटीज। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे? जो हम सर्विसेज तो ले चुके हैं, दीज आर एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमारे खर्चे उनके बदले में हम सर्विसेज ले चुके हैं, बट इनकी जो अमाउंट बनती है वो अभी तक हमने पे नहीं की। मान के चलो हमारे पास, हम बिजनेस चला रहे हैं, हमारे पास स्टाफ काम करते हैं, तो उनकी सैलरी देनी बनती है एट द एंड ऑफ द मंथ, बट उनकी सैलरी अभी हमने पे नहीं की। ठीक है जी, अभी हमने सैलरी पे नहीं की, तो वो क्या हो गए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई रेंट था, हमारा जो मंथली रेंट पे करना बनता है, पर मंथ खत्म हो गया, अगला मंथ शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, बट हमने वो रेंट अभी पे नहीं किया। सर्विसेज हम यूज कर चुके हैं, एम्प्लॉयज से काम करवा चुके हैं, जो रेंट पे बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को हम यूज कर चुके हैं, बट वो खर्चे अभी हमने पे नहीं किए, तो दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, जो हम बेनिफिट अकाउंटिंग ईयर में ले चुके हैं, बट अभी वो पेमेंट्स हमने पे नहीं की, उसका बेनिफिट हम ले चुके हैं बट खर्चे अभी पे नहीं किए, दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। किसका पार्ट है? हमने डिस्कशन की थी पिछली स्लाइड पे कि आउटस्टैंडिंग या ये प्रोविजंस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अलग होएगा, यहाँ पे प्रोविजंस अलग है, तो इसको भी हम अगली स्लाइड पे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो अगले साल इनकड होने थे, बट हमने अब इसी साल पे कर दिए। मान लो नेक्स्ट ईयर का रेंट था, बट हमने एडवांस में इसी साल सारा का सारा पे कर दिया। या कोई स्टाफ की सैलरी अगले नेक्स्ट ईयर की थी, बट हमने अपने स्टाफ को सैलरी इन एडवांस पे कर दी। कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल इन फ्यूचर का था नेक्स्ट ईयर का, वो हमने एडवांस में ही डिपॉजिट करवा दिया। सो दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड ड्यूरिंग द ईयर बट रिलेटिंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हमने इसी साल कुछ पेमेंट्स कर दी खर्चों की, बट वो खर्चे किस साल से रिलेटेड थे? नेक्स्ट ईयर आने वाले साल से रिलेटेड थे, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। गुड्स क्या होंगी? जिस चीज का हमारा बिजनेस है, मान लो आपका कोई आयरन स्टील का काम है, तो आयरन स्टील जो आपके पास पड़ा है दैट इज गुड्स। जिस चीज का आपका काम है, किराने का काम है, तो दाल चीनी पल्सेस वगैरह होगी। कपड़े का काम है तो क्लोथ हो गया। शूज का काम है तो शूज हो गए। तो जिस चीज का काम है दैट इज नो, गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ बिजनेस। जो हमारा बिजनेस है उसकी जो आइटम्स हैं, दैट इज जो हम परचेज करते हैं, विच आर परचेज्ड एंड मैन्युफैक्चर फॉर सेल। हम बनाते हैं किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ सेल, क्योंकि हमारा काम ही वही है, दैट इज नोन एज गुड्स। स्टॉक क्या है? मान लो एक साल एंड हो गया, ईयर एंड हो गया, और कुछ सामान हमारा सेल नहीं हुआ, अनसोल्ड रह गया ड्यूरिंग द ईयर, और वो हमारा सामान स्टोर में पड़ा है। मान लो 5 लाख या 6 लाख का जो गुड्स हैं, वो साल के एंड में मेरे स्टोर में पड़ी हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक। जो सामान अनसोल्ड है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो मेरे पास स्टोर में पड़ा है, दैट इज नोन एज स्टॉक। डेप्रिसिएशन क्या है? देखो मान लो आपने कोई मशीन बाय की, तो उसकी हमेशा 10 लाख की मशीन है, क्या उसकी वैल्यू हमेशा 10 लाख रहेगी या टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? तो बिल्कुल टाइम के साथ उस मशीन की वैल्यू क्या होएगी? कम होएगी। तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। एक बात याद रखनी है, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट पे लगेगी ड्यू टू इट्स यूसेज, क्योंकि हम उसको यूज करते हैं, या टाइम के साथ, या कोई चीज आउटडेटेड हो जाती है। तो टाइम या यूसेज या आउटडेटेड होने के साथ कोई चीज की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम करके लेके चलते हैं विद एग्जांपल। एक कंपनी ने परचेज की एक मशीनरी वर्थ ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2023। तो डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं 10%, हर एक साल 10% उसकी वैल्यू कम होगी। हमने दो मेथड इसके मेन होते हैं, आगे जाके आपको पूरा चैप्टर भी आना है डेप्रिसिएशन। तो थोड़ा सा बेसिक हम चेक करते हैं। मान लो दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। हम दोनों तरीके से एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कैसे कैसे होता है। और बुक्स क्लोज होती हैं हर एक साल 31 दिसंबर को।
अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन कैसे लगती है? मान लो मेरी 1 जनवरी 2023 को मशीन की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। हम पूरा साल उस मशीन को यूज करेंगे तो उस पे डेप्रिसिएशन कितनी है? 10%। तो आपका जो 1 लाख पे 10% कितनी डेप्रिसिएशन लगी? 10,000। तो 1 लाख की मशीन थी, 10,000 डेप्रिसिएशन होगी पूरे साल की, तो साल के एंड में उस मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? 90,000। अगले साल 2024 में पूरा साल मशीन यूज करोगे। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हर एक बार जो डेप्रिसिएशन है ना इस ओरिजिनल वैल्यू पे लगती है जो उसकी परचेज वैल्यू थी। तो 1 लाख पे 10% कितना हो गया? 10,000। उस मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? 80। नेक्स्ट ईयर 2025 में अगेन 1 लाख पे 10% कितना हो गया? 10,000। उस मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? 70,000। तो ये कौन सा था? स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी? ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी परचेज वैल्यू थी। डिमिनिशिंग वैल्यू में क्या होता है, इसमें एक डेप्रिसिएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन बाय की थी 1 लाख की, इस पे फर्स्ट ईयर जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो 10%, 10,000, मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? 90,000। तो नेक्स्ट ईयर जो 2024 होएगा उस पे जो डिमिनिशिंग, नाम से क्लियर है डिमिनिशिंग वैल्यू, तो जो वैल्यू पिछले साल के एंड में थी 90,000, 10% डेप्रिसिएशन उस पे लगेगी, दैट इज 9,000। उस मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? 81,000। नेक्स्ट ईयर 2025 में 81,000 पे 10% 8100, और उस मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? 72,900। सो दीज आर टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगती है फिक्स एसेट पे, और इसका मतलब होता है टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। क्लियर है जी? उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं लास्ट, प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होती है? प्रोविजन एक अमाउंट है जो हम अपने प्रॉफिट में से, जो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट होएगा उसमें से साइड पे निकाल के रख लेंगे। साइड पे निकाल के रखने का मेन पर्पस ये होएगा, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो मेनली हमें पता नहीं होता उसकी अमाउंट कितनी होएगी फ्यूचर में, होंगे या नहीं होंगे ये भी नहीं एग्जैक्ट पता होता। तो उनके अगेंस्ट हम एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, अनसर्टेन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट कुछ पैसा प्रॉफिट में से हम साइड पे निकाल के रख लेंगे, ताकि अगर बाय चांस जो हमें अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं अगर अराइज हुए, तो इस प्रोविजन में से हम उन एक्सपेंसेस को कवर अप कर लेंगे। और ये ऐसे एक्सपेंसेस हो जो सर्टन तो होंगे, बट उनकी अमाउंट सर्टेन नहीं होएगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हमें पता है कि साल के एंड में टैक्स तो लगेगा, बट एग्जैक्ट हमारा कितना टैक्स होगा ये हमें नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डिविडेंड, कंपनी काम करती है तो कई जगह से पैसा रेज करेगी शेयर इशू करके, तो साल के एंड में कंपनी को डिविडेंड देना होता है। क्या देना होता है? डिविडेंड। जैसे आप बैंक से पैसा उठाओगे वहां पे इंटरेस्ट होता है, लोन पे, शेयरों पे होता है डिविडेंड। तो कंपनी ने डिविडेंड देना होता है, बट वो डिपेंड करता है हमारा प्रॉफिट पे। पर हमें जब एग्जैक्ट प्रॉफिट ही नहीं पता तो डिविडेंड भी एग्जैक्ट नहीं पता होगा। तो कई बार कंपनी कुछ ऐसी लायबिलिटीज को जिसकी अमाउंट सर्टेन नहीं है उनके अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट कर लेती है, ताकि हम एक ऑन एन आइडिया सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें एट द एंड ऑफ द ईयर। सो दैट इज नोन एज प्रोविजंस। इसका पूरा चैप्टर भी आएगा आगे, वो हम वहां पे डिस्कशन कर लेंगे। सो दिस इज अ लेक्चर फॉर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, और इसको आप अच्छे से स्टूडेंट्स चेक कर लेना। और प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।